से हमने लिया है। न्यूज क्या है? सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस प्ली टू नोटिफाई संस्कृत एज अ नेशनल लैंग्वेज। ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों एक याचिका पड़ी थी और इस याचिका में यह कहा गया था कि भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है उसे किसको बना दिया जाए? भारत की राष्ट्रीय भाषा जो है वो संस्कृत को जो है वो भारत की राष्ट्रीय भाषा जो है बना जाए। जहां बात राष्ट्रीय भाषा की आती है दोस्तों, तो जहां भाषा के बारे में आप बात करेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में कुछ अनुसूचियां जो है वो चलने लगेंगी। कृपया करके मुझे कमेंट करके बताएं कि भाषाओं के बारे में भारतीय संविधान के में जो है वो कहां उल्लेखित किया गया है और भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो भाषाओं के बारे में बात करता है। फटाफट जो अपने सारे मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए और सभी को जो है वो इनवाइट भी कर दीजिए। शिवानी सिंह, रूबी यास्मीन, आशीष वर्मा, यूसुफ शहजाद, कुमारी सुनैना, अमृता यादव। ठीक है ना। तो फटाक से एक कमेंट होना चाहिए। क्या कमेंट होना चाहिए? कि भाषाओं के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। दिमाग के घोड़े को दौड़ाइए और सही उत्तर चुन कर लाइए। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। जब तक आप कमेंट कर रहे हैं दोस्तों, तब तक मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक जो है वो किस प्रकार से हमारी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, या किस प्रकार से भारत में किस प्रकार से अगर हम देखें तो ये टॉपिक जो है यहां से हम देखेंगे कि जनरल स्टडीज के किस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट आप उत्तर ढूंढ के लाइए और हम तब तक इस पर चर्चा करते हैं कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, बात किसकी हो रही है? भाषा की। और भाषा की अगर हम बात कर रहे हैं तो बात क्या हो रही है कि संस्कृत को जो है वो क्या कर दिया जाए? राष्ट्रीय भाषा जो है वो घोषित कर दिया जाए। जब भाषा के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हमें पता है कि भारतीय संविधान के से संबंधित टॉपिक है और भारतीय संविधान से संबंधित टॉपिक है तो आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित ये टॉपिक है। स्पीड अगर थोड़ी सी फास्ट लग रही होगी तो कृपया करके मुझे बोल दीजिएगा, मैं स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर दूंगा, है ना। तो जनरल स्टडीज पेपर 2 यानी कि सामान्य अध्ययन के लिए जो है ये आपका ये टॉपिक है। अगर हम सामान्य अध्ययन में देखें, सामान्य अध्ययन में अगर बात करें तो ये कहां से जरूरी है? तो ये आपका शेड्यूल जो है आपको है ना, शेड्यूल यानी कि शेड्यूल 8 से संबंधित टॉपिक है। और शेड्यूल 8 से संबंधित टॉपिक होगा तो कौन से लेकर कहां तक आर्टिकल्स के बारे में होगा, इस पर हम थोड़ी देर में आपके साथ चर्चा करेंगे कि आर्टिकल कितने से लेकर कितने तक। अब प्रश्न कैसे पूछ सकता है? प्रश्न आपसे क्या पूछ सकता है? प्रश्न पूछ सकता है अनुसूचियों के बारे में प्रीलिम्स में, है ना। प्रारंभिक परीक्षा में कैसे प्रश्न हो सकते हैं कि किस अनुसूची का है, किस शेड्यूल का है। या दूसरा प्रश्न क्या पूछ सकता है आपको? अनुच्छेद के बारे में, है ना, यानी कि आर्टिकल्स के बारे में कि किस आर्टिकल से संबंधित ये प्रश्न है। एक बार फटाफट जो है वो अपने सारे मित्रों के साथ जो है वो लिंक्स को जो है वो शेयर भी कर दीजिए और एक बार ग्रुप में भी जो है वो सभी को मैसेज कर दीजिए। एक बार जितने भी ग्रुप हैं, चाहे वो आपके तक्षशिला के ग्रुप हों या तक्षशिला के जो भी 2-4 ग्रुप हैं, उन तक्षशिला के 2-4 ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। और तक्षशिला के जो ग्रुप नहीं हैं, जो आप लोग के अपने भी ग्रुप हैं, उसमें भी जो है वो शेयर कर दीजिए। आप लोग के जो स्टूडेंट्स ग्रुप हैं, आप लोग के जो फ्रेंड्स के ग्रुप हैं, आपके जो फैमिली के ग्रुप हैं, वहां भी शेयर कर दीजिए। ठीक है ना। तो है ना, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। गुड मॉर्निंग अंशु। ठीक है, तो है ना, जितने भी ग्रुप है। तो प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? प्रारंभिक परीक्षा में आप लोग नोट्स बना रहे हैं ना साथ साथ में, प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि अनुच्छेद क्या होते हैं, है ना, और अनुसूचियां क्या होती हैं। लेकिन मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करें तो मुख्य परीक्षा में आपसे क्या प्रश्न पूछ सकता है? मुख्य परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ सकता है क्या चीज? कि मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन ठीक है ना। दूसरा, भाषा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए महत्वपूर्ण है ना। जैसे हम कहते हैं ना, जब भारत में भाषाओं के बारे में हम बात करते हैं तो कहते हैं कि ये भाषा जो है वो क्या है, ठीक है ना, कि
भाषा के बारे में क्या अगर हम कहेंगे तो भाषा क्या है? भाषा तो एक अभिव्यक्ति के बारे में है ना? भाषा के माध्यम से हम क्या कहते हैं? भाषा के माध्यम से हम अपने आप को क्या करते हैं? अभिव्यक्त करते हैं। तो प्रश्न क्या बन सकता है कि भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन कैसे हुआ? तो आपको याद होगा कि किस प्रकार से भाषा के आधार पर जो है आजादी के बाद जो है वो राज्यों का विभाजन हुआ था। ठीक है, हम उस टॉपिक पे उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। बॉबी नमस्कार, ठीक है ना? दीपक गुड मॉर्निंग। उस टॉपिक पर उतने डिटेल पे नहीं जाएंगे कि भाषा के आधार पर किस प्रकार से राज्यों का विभाजन हुआ था, है ना? लेकिन आप जानते हैं कि किस प्रकार से मुख्य परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं। दूसरा, भाषा राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ना? ये भी बात आप देखते होंगे कि बार बार कई बार भारत में ये बात की जाती है कि हिंदी को जो है वो भारत की जो है वो राष्ट्रभाषा जो है घोषित कर दी जाए, है ना? हिंदी को क्या कर दिया जाए? हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाए। लेकिन आपने देखा होगा कि कई राज्य जो हैं वो हिंदी को जो है अपनी राष्ट्रभाषा मानने को तैयार नहीं होते हैं। खासकर अगर हम दक्षिण के जो भी राज्य हैं तो दक्षिण के राज्यों में हम देखते हैं कि वो या तो इंग्लिश या इंग्लिश के अलावा जो उनके राज्य की अपनी भाषा है, चाहे वो तमिल हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे मलयालम हो, चाहे उड़िया हो, चाहे बंगाली हो, चाहे मराठी हो, है ना, चाहे गुजराती हो, उसको क्या करते हैं? हिंदी से ज्यादा तरजीह देते हैं। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि कुछ राज्यों ने जो है वो संस्कृत को भी जो है वो अपने राज्य में जो है एक भाषा के रूप में हम मान्यता दी है। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपको हिंदी, उर्दू और इंग्लिश जो है वो आपको भाषा के रूप में प्रयोग होते हुए नजर आती होगी, है ना? तो कुल मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत में हमने क्या देखा कि आजादी के बाद हमने देखा कि भाषा एक बहुत बड़ा मुद्दा था और जिस भाषा के आधार पर 1900 मतलब अगर हम बात करें तो 50 और 60 के दशक में हमने देखा कि काफी सारे आंदोलन हुए और भाषा के आधार पर अगर हम देखें तो राज्यों का विभाजन भी हुआ। राज्यों के विभाजन के अन्य कारण भी हैं, लेकिन उसमें सबसे पहला जो भारत में अगर भारत का निर्माण हुआ तो भारत के निर्माण में अगर हम देखें तो भाषाई आधार पर जो है वो भारत में राज्यों के विभाजन हमें देखने को मिला। लेकिन आज इस टॉपिक को हम किस लिए कवर कर रहे हैं? आज इस टॉपिक को इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और इस याचिका में यह कहा गया कि क्यों ना संस्कृत को हम भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में जो है वो घोषित कर दें। और संस्कृत को राष्ट्र की भाषा के रूप में जब घोषित करेंगे, क्योंकि उसके पीछे कारण क्या है कि संस्कृत जो है वो सबसे पुरानी भाषा है। तो ये जो जनहित याचिका यानी कि जो ये PIL दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, ये बीते शुक्रवार यानी कि परसों जो है ये दायर किया गया था। जैसे ही यह याचिका दायर की गई वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? PIL को उठाया और PIL को उठा के दरवाजे के बाहर फेंक दिया, है ना? यानी कि PIL को जो है उसने खारिज कर दिया। ठीक है, जिस PIL में क्या कहा गया था? संस्कृत को जो है वो राष्ट्रभाषा के रूप में अधिसूचित करने के लिए एक निर्देश देने की मांग की गई थी। ठीक है ना? अब इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट के विचार के बारे में अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इस याचिका को खारिज कर दी, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि यह मुद्दा जो है वो नीति के दायरे में था जिसमें संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता थी, जिसके लिए संसद में एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, ना कि न्यायपालिका के दायरे में जो है वो बातें आनी चाहिए। मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है ना? सुप्रीम कोर्ट ने सीधे क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि अगर आपको किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना है तो भैया तुम न्यायपालिका का दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो यार? न्यायपालिका थोड़ी संविधान में संशोधन करने के बारे में, भैया पहले इसको किसको करना होगा? पहले इसमें संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है। और जब भी संवैधानिक संशोधन के बारे में बात की जाएगी, जब भी संविधान में संशोधन करने के बारे में की जाएगी, तो संविधान में संशोधन कौन करेगा भैया? तो इसके लिए संसद में चर्चा होगी ना, संसद इस पे स्टेट उठाएगा ना। तुम सीधे सीधे न्यायपालिका का दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? यानी कि तुम न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा के कार्यपालिका के अंतर्गत न्यायपालिका के हस्तक्षेप के करने के बारे में बात कर रहे हो, है ना? तो कार्यपालिका का जो कार्य है वो कार्यपालिका को करने दो, न्यायपालिका का जो काम है वो न्यायपालिका को करने दो। तुम न्यायपालिका को क्यों कार्यपालिका में और कार्यपालिका को क्यों न्यायपालिका के अंतर्गत घुसने के बारे में बात कर रहे हो? सबकी अपनी सीमाएं हैं और सबको अपनी सीमाओं के अंतर्गत काम करने की जरूरत है ना? तो सीधे इसको क्या कर दिया? सीधे इसको मना कर दिया, है ना? क्लियर है मेरी बात? सभी को समझ में आ रही है ना? फटाफट जो है शेयर करते रहिए इसको, है ना? बातें समझ में आ रही है ना? अब याचिकाकर्ता जो पहुंचे थे कहां? आपके सुप्रीम कोर्ट, है ना? ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। ये बस एक ऐसे ही आपको समझाने के लिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है और एक तरफ संस्कृत में जो है वो कुछ मंत्र हैं, श्री गणेशाय नमः और इस तरह, मतलब कुछ ऐसे ही बस आपको समझाने के लिए उदाहरण के रूप में मैंने इस इमेज को जो है वो आप सभी के सामने जो है वो रख लिया है। तो याचिकाकर्ता जो थे यानी कि जिन्होंने PIL डाला था, उनके वकील ने क्या कहा कि संस्कृत को जो है वो क्या किया जाए? मातृभाषा के रूप में शामिल किया जाए। और
क्यों मातृभाषा के रूप में शामिल किया जाए, तो उसके पीछे उन्होंने कारण दिया कि देखिए भारत की बहुत सारी भाषाएं जो हैं, खासकर अगर हम दक्षिण में बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में बात करें तो ये सारी की सारी भाषाएं जो हैं वो संस्कृत से कहीं ना कहीं जो है वो प्रेरित है। यानी कि ऑल सदर्न लैंग्वेज या ऑल सदर्न इंडियन लैंग्वेजेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय और इम्पैक्ट बाय द संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है ना। तो संस्कृत के बारे में कहा गया कि देखिए संस्कृत जो है वो चाहे वो तेलुगु हो, चाहे तमिल हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे उड़िया हो, चाहे जो भी भाषा हो, उन सभी भाषाओं की एक माता के रूप में है। यानी कि संस्कृत जो है वो भारत की मातृभाषा है और सभी भाषाओं ने क्या किया है, संस्कृत से ही प्रेरणा लेकर एक नए भाषा के रूप में बनी है ना। और इस पर जो है वो पूरी की पूरी बात की। अनेक बार इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया उसने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका करता था उन्होंने सीधे एक बात कहा कि देखिए जो भी प्राच्य विद्वान है ना, जैसे कि सर विलियम जोन्स, ठीक है ना, जब इन्होंने भाषाओं के अध्ययन के बारे में बात की तो सर विलियम जोन्स ने बार बार लोगों को यह कहा कि देखिए हमें प्राचीन भाषा को पढ़ना होगा, प्राचीन भाषा को समझना होगा और संस्कृत जैसी प्राचीन भाषा अपनी गरिमा को, अपने पहचान को जो है वो समय के साथ साथ जो है वो क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। इसलिए संस्कृत को जीवित रखने के लिए, संस्कृत कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले 50-100 वर्षों में विलुप्त ना हो जाए, तो उसकी विलुप्ति से बचाने के लिए हमें संस्कृत को क्या करना होगा, राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित करना होगा, इसे मातृभाषा के रूप में घोषित करना होगा। दोस्तों आप खुद देखिए कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको संस्कृत नहीं आती होगी, ना संस्कृत पढ़ने आती होगी, ना संस्कृत बोलने आती होगी और ना ही संस्कृत में बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट होगा। अब सोचिए कि आपके बाद आने वाली जो पीढ़ियां होंगी, यानी कि 10-12 साल के बाद जो आने वाली पीढ़ियां होंगी, क्या उन पीढ़ियों के अंदर संस्कृत के प्रति जो है वो कोई उत्साह होगा? तो उनके अंदर अगर संस्कृत के प्रति अगर कुछ उत्साह भरना हो तो सबसे पहले उसको उस भाषा के बारे में जो है वो जानकारी होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि वर्तमान जो सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हम अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो यहाँ के राज्य सरकार के बारे में बात करें, उत्तराखंड के सरकार के बारे में बात करें, तो हमने क्या देखा है कि संस्कृत को जो है वो फिर से एक पहचान दिलाने के लिए, संस्कृत को जो है उसकी गरिमा को वापस लाने के लिए राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने अपने अपने स्तर पर काफी सारी कार्य योजना भी लाई हैं, है ना। संस्कृत विद्यालयों को ओपन किया गया है, संस्कृत के जो भी शिक्षक हैं उनकी बहाली के बारे में जो है बात की जा रही है। संस्कृत में जो है वो काफी जो पुराने वेद हैं उनको भी जो है वो एक तरह से देखें तो सबके सामने लाने के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर संस्कृत को हम धीरे धीरे प्रयोग करना बंद कर देंगे और संस्कृत अगर विलुप्त हो गया तो भारत की एक बहुत पुरानी भाषा, भारत की एक, अगर हम संस्कृत के बारे में अगर हम बात करते हैं तो संस्कृत की क्या कहा जाता है, संस्कृत को जो है वो देववाणी कहा जाता है, देवों की भाषा कहा जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर संस्कृत विलुप्त हो जाएगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, संस्कृत अगर विलुप्त हो जाएगा तो धीरे धीरे हम बहुत सारी अपनी पुरानी संस्कृतियां, पुरानी विरासत, पुराने जो हमारे वेद हैं, पुराने जो हमारे जो भी हमारे पास पुराने जो भी अगर हम कहें तो सांस्कृतिक पहचान है ना, वो सारे धीरे धीरे जो है वो विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। और बार बार इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया कि संस्कृत को क्या किया जाए, एक मातृभाषा बनाया जाए या संस्कृत को जो है एक राष्ट्रभाषा बनाया जाए। तो फिर आपके दिमाग में ये प्रश्न होगा कि क्या सर संस्कृत अगर राष्ट्रभाषा नहीं है तो भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है ना। भारत के संविधान के अनुसार अगर हम राष्ट्रभाषा के बारे में अगर हम बात करें तो भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी, आपके दिमाग में प्रश्न होगा, क्या भारत की कोई राष्ट्रभाषा है भी? तो दोस्तों अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान ने आज तक अगर हम देखें तो किसी को भी जो है वो राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया है, यानी कि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। फिर आपके दिमाग में होगा तो सर हिंदी क्या है? तो दोस्तों हिंदी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हिंदी के बारे में अगर हम देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 यानी कि आर्टिकल 343 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 के तहत संघ की राजभाषा जो है वो क्या होगी, देवनागरी होगी और देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। तो लिपि के बारे में अगर हम बात करें तो लिपि के बारे में कहा गया है कि लिपि क्या होगा, लिपि का मतलब स्क्रिप्ट क्या होगा। तो स्क्रिप्ट के बारे में कहा गया भैया कि स्क्रिप्ट जो है वो आपकी देवनागरी होगी और भाषा क्या होगी, तो भाषा आपकी हिंदी होगी। और लेकिन भाषा क्या है, ये राजभाषा है ना कि राष्ट्रभाषा है, ठीक है ना। अब एक चीज और भी कहा गया था आर्टिकल 343 में, जब इसके बारे में उल्लेख किया गया तो कहा गया था कि 15 साल तक जो है
वो हम क्या करेंगे, अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे। लेकिन समय के साथ साथ हम क्या करेंगे, अंग्रेजी के प्रयोगों को हटाकर उसके जगह पे हिंदी के बारे में बात करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से वैश्वीकरण हुआ है उस हिसाब से हम क्या देख रहे हैं कि हिंदी जिसको हम राजभाषा और स्क्रिप्ट जिसको देवनागरी कहते हैं उसका भी धीरे धीरे जो है वो वैल्यू कम हो गया है। आज यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हमसे सीधे यही सवाल कहते हैं कि सर हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, है ना। सबसे पहला प्रश्न यही होता है ना कि हिंदी माध्यम से हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, है ना। तो दिक्कत क्या है, जिस प्रकार से हम हिंदी को जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, मतलब हिंदी को भी जिस प्रकार से हम तरजीह देना बंद कर रहे हैं और उसके जगह पे हम केवल अंग्रेजी का, अगर हम देखें तो हर जगह जो है वो अंग्रेजीकरण करे। कुछ बच्चे तो यही कहते हैं सर अंग्रेज चले गए लेकिन पता नहीं ये कहां से ये अंग्रेजी छोड़ के चले गए हैं, जो समझ में आती ही नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम क्या बात कर रहे हैं, कुल मिलाकर हम यही बात कर रहे हैं कि जिस अंग्रेजी को 15 साल में धीरे धीरे इस्तेमाल करना समाप्त करना था, जिस 15 साल की अवधि के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल के बारे में बात की गई थी, वो अंग्रेजी जो है अपने पांवों को बहुत दूर तक पसार चुका है। और जिस भाषा को भारत की राजभाषा का दर्जा देने की बात हुई थी वो धीरे धीरे जो है सिकुड़ रहा है। अब इसके लिए अगर हम बात करें दोस्तों तो राजभाषा अधिनियम की बात करें तो राजभाषा अधिनियम 1963 जो है वो क्या कह रहा है कि 15 वर्ष की अवधि की समाधि की प्रत्याशा के बाद इसको पारित किया जाएगा, ठीक है ना। और भारतीय संविधान में अगर हम देखें तो मूल रूप से जो है वो आधिकारिक उद्देश्यों के लिए जो है वो अंग्रेजी के उपयोग की अनुमति जो है वो दी गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और आर्टिकल आपको याद रखना होगा, और वो आर्टिकल कौन सा होगा, तो वो आर्टिकल 351 होगा। आर्टिकल 351 के बारे में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 351 में यह कहा गया है कि केंद्र सरकार क्या करेगी कि हिंदी के प्रयोग को जो है वो बढ़ावा देगी, है ना। हिंदी के प्रयोग को केंद्र सरकार क्या करेगी, हिंदी के प्रयोग को जो है वो केंद्र सरकार जो है वो बढ़ावा देगी। लेकिन जब मैंने इस पूरे टॉपिक को आपके साथ चर्चा किया तो इस टॉपिक को चर्चा करने के क्रम में मैंने एक नाम लिया था, और वो नाम लिया था किसका, सर विलियम जॉन्स का। किसका नाम लिया था दोस्तों, सर विलियम जॉन्स का। और मैंने कहा था कि सर विलियम जॉन्स बार बार क्या कहते थे कि बार बार ये कहते थे कि हमें जो हमारी प्राच्य भाषा है, जो हमारी पुरानी भाषा है, उसको पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए, और वहां से जो भी जानकारी है उस जानकारी का हमें प्रयोग करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए। तो प्रश्न ये उठता है कि सर विलियम जॉन्स थे कौन। सर विलियम जॉन्स के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो सर विलियम जॉन्स एक बहुत ही बड़े भाषाविद थे, और इन्होंने जो है यूरोपीय और इंडो आर्यन भाषाओं के बीच में जो संबंध है उस संबंध को पहुंचाना, और इन्होंने जो भाषा को पहचाना, जो इस संबंध को पहचाना, इस संबंध को इंडो यूरोपियन भाषा के रूप में इसको गढ़ा। 1784 में दोस्तों अगर हम बात करें तो 1784 में एक सोसाइटी की स्थापना हुई थी जिसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कहा जाता है, जिसकी स्थापना सर विलियम जॉन्स ने की थी। और जॉन्स ने ही सबसे पहला जो सुझाव दिया था वो सुझाव ये दिया था कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन, ये 3 भाषाएं जो हैं, इन 3 भाषाओं की उत्पत्ति जो हुई थी, या इन 3 भाषाओं का जो मूल है, या रूट ऑफ द 3 लैंग्वेज दैट इज संस्कृत, लैटिन एंड ग्रीक आर सेम, है ना। तो ये बार बार क्या कह रहे थे कि चाहे वो लैटिन भाषा हो, चाहे वो ग्रीक भाषा हो, चाहे संस्कृत भाषा हो, इन तीनों भाषाओं की जो जड़ें हैं वो समान हैं, और ठीक है ना। और इसके लिए भाषाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए अगर हम बात करें तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी सर विलियम जॉन्स के द्वारा, है ना। तो ये आपका पहला टॉपिक रहा। उम्मीद करता हूं, ठीक है ना, कि आपको जो है वो समझ में आया होगा। आया है कि नहीं आया है बताइएगा सर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, क्लियर है। पूजा यादव गुड मॉर्निंग। फटाफट अपने सारे मित्रों के साथ शेयर कीजिए। वॉचिंग जो 27 चल रही है, क्या इस वॉचिंग को 50 पहुंचा सकते हैं आप लोग, है ना। तो सारे मित्रों के साथ शेयर कीजिए, सभी स्टूडेंट को शेयर कीजिए कि सारे के सारे स्टूडेंट जो हैं वो क्लासेस में जो हैं वो जुड़ जाएं, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सूरज गुड मॉर्निंग। तो फटाफट जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे, है ना, गांव जवार देत सबको बोलो कि अरे भैया आ जा यार, क्लास कर, पढ़ावा पढ़ल जाओ, है ना।
सबको फटाफट जो है मैसेज कर दो, ठीक है, और लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पे जो पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहाँ आने वाली हर क्लासेस का नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम पर मिलता जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। चलें आगे बढ़ें। अगला जो टॉपिक है जिस पे बात करें वो टॉपिक क्या है, ठीक है, अगले टॉपिक पे हम आते हैं और अगला टॉपिक आपके स्क्रीन पर जो है वो देखने को मिल रहा होगा।